प्यारे बच्चों, पहले तो मेरा निवेदन ये है जो लोग मोबाइल चला रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दें और जिसको जाना है वो अभी चला जाए, बीच में न जाए। ये एक एटिकेट होता है कि जैसे दो के बीच में गैप हुआ जब चले जाओ। हम लोग भी कई बार वो हो जाते हैं, जैसे जाते हैं ना, ज़्यादा तो चले जाते हैं पर बीच में नहीं चलते, बीच में बोलने वाला डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद जो रुके वो 10 मिनट ज़्यादा में समय नहीं लूँगा और फिर ध्यान से सुने। हाँ बेटा, जल्दी डिसाइड करिए, जाना चाहिए। हाँ तो हो गया। तो बच्चों आज देखिए, मैंने जब सारे बच्चों को देखा तो पहले मैं कुछ और ढंग से बोलने का सोच रहा था, पर अब मुझे लगा कि फाइनल बात यह है कि बच्चे आज यहाँ से क्या लेके जाएंगे, क्या कोई चीज़ उनको याद रहेगी, क्या नहीं रहेगी। तो पहली बात तो मेरी ये है कि पहले तो मैं सामने जो अभी मलय जी ने बोला कि पुलिस की छवि, तो बात यहाँ से शुरू करता हूँ। ये जोशी जी का एक व्यंग है, उसमें एक है कि पुलिस वालों को सिखाया गया कि लोगों से बड़ी सभ्यता से बात किया करो, आगे से ये आगे तभी मत किया करो, सबसे श्रीमान जी बोला करो, हर एक वाक्य के पहले श्रीमान जी। उन्होंने कहा थोड़े दिन बाद एक आदमी ने साइकिल रख दी थोड़ा गलत जगह पे, तो पुलिस वाले ने बोला ये हरामजादे श्रीमान जी। तो ये अंतर आया, ठीक है। तो ये व्यंग होता है। अब पहला प्रश्न ये आता है कि व्यंग होता क्या है? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? तो सारा हरिशंकर परसाई सुन लो, अंत में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। क्या कोई है जो बता सकता है कि व्यंग क्या होता है? कोई भी बच्चा है, गलत भी बोल सकता है, कोई बात नहीं, सब लोग परम ज्ञानी नहीं होते। हाँ, सटायर क्या होता है बताइए, तो उस बात से बात निकलती है। नहीं, इनडायरेक्टली बोलना तो एक अलग बात है। देखिए, कोई और बताएगा? नहीं बेटा, विरोध में नहीं बोला जाता बेटा। विरोध में तो अपन किसी की आलोचना करते हैं या कोई अपना दुश्मन है तो उसको करते हैं। देखिए, दो बातें हैं। मैं हाँ बताइए। नहीं, देखो ये बहुत बड़ी चीज है ना, क्लियर कर रहे हैं। अच्छी बात आसपास हो सब लोग, थोड़ा आप क्या बोल रहे थे पीछे? बताइए। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको। कोई चीज ऐसी है जो मान्य परंपराओं से मैच नहीं खाती और अच्छी नहीं है समाज के हिसाब से या समाज के नियम से, तो उसको पॉइंट आउट करने के दो तरीके। एक तो आप सीधे सीधे कह दो, उससे क्या होगा? मैं उदाहरण देता हूँ। हम लोग हैं, मान लो आप लोगों को कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा, बोर हो गए, आपने कहा सर क्या बोले, हम तो बोर हो गए, तो हम लोगों को क्या लगेगा? बुरा लगेगा। इसको व्यंग में कैसे कहोगे? अरे सर व्याख्यान इतना बढ़िया था कि नींद आ गई। अब इसमें क्या होगा कि हम क्रोध करें या हम खुश हो, हमको ये समझ में नहीं आया। ये आपने व्यंग कर दिया, आपकी बात पहुंच गई, सामने वाले को चोट भी लग गई, पर सामने वाला सीधे सीधे आहत नहीं हुआ और हुआ भी है तो वो प्रकट नहीं कर सकता कि मैं आहत हो गया। तो ये व्यंग होता है ना, हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी में एक तो सीधे सीधे कहते हैं अभिधा शक्ति बोलते हैं, फिर व्यंजना शक्ति कहते हैं कि कह कुछ और रहे और आशय कुछ और निकल रहा है, ठीक है। तो ये व्यंग की ताकत होती है कि हमको जो चीज गलत लग रही है हम उसको इस ढंग से कहें कि सामने वाले को क्रोध ना आए, वो हंसे भी और वो मजबूर भी हो जाए कि मैं क्या करूं, और सबको पता भी लग जाए, ठीक है। तो व्यंग इस ढंग से कहने, जैसे आपको घर में मम्मी ने खाना दिया, मान लीजिए सब्जी बहुत कम है, आप कह रहे हो इतनी सी सब्जी है, इतने से क्या होगा? ये सीधे आपने कह, अरे इतनी ज्यादा सब्जी दे
मम्मी बच जाएगी ये तो। अब ये क्या हो गया? ये व्यंग हो। बात तो आपने वही कही ना, एक ही बात कही, तो इस ढंग से अपनी बात को कह देना ये व्यंग है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, बेटा सुनो सुनो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि व्यंग लिखना जरूरी क्यों है? बताएगा कोई? क्या जरूरत है व्यंग लिखने? दुनिया भर की कहानी है, कविता है, रोमांटिक चीजें हैं, सब दुनिया तो है, तो व्यंग क्यों लिखना? फालतू में लोगों की आलोचना करो, लोग नाराज होते हैं, क्यों लिखना? बताओ, कोई बताएगा क्यों जरूरी है व्यंग? वो क्या है? समाज को साफ करने के लिए बेहतर चाहिए, जो कुछ है उससे मुझे बेहतर चाहिए, ठीक है? तो हमेशा समाज को बेहतर करने का हम सोचते हैं। देखिए एक बात है, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जाति की सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है, बताइए क्यों? अध्यात्म भी वही कहता है और दार्शनिक भी वही कहते हैं, क्या होगी? अहंकार। ठीक है? मनुष्य जाति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अहंकार। अहंकार क्या होता है? मैं जो सोचता हूं, मैं जो पहनता हूं, मैं जिस धर्म को मानता हूं, मेरे जो विचार है वो सबसे अच्छा है, ये अहंकार है, ठीक है ना? तो जब किसी को सत्ता मिलती है तो वो क्या करता है कि अपने अहंकार के कारण जो उसके विचार है, जो उसका सोच है, उसको लागू करने की कोशिश करने लगता है और दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करने लगता है, ठीक है? तब उसको उन कामों से रोकने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? तो आप डंडा लेके तो नहीं जाओगे, उसके पास तो ताकत है, तो आप व्यंग का ही सहारा लेंगे ना, ठीक है? तो एक मैकियावेली नाम के निकोलो मैकियावेली इटली के बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता की प्रवृत्ति मति भ्रष्ट करने वाली होती है। ध्यान से सुनिए, आपकी सत्ता है, आप सत्ता रहे हैं, है ना? ये अभी है नौकरी में, वो मैं याद करता हूँ जब मैं नायब तहसीलदार हो गया था तो शुरू में 1-8 साल बढ़िया पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पुलिस वाले नमस्ते करने लगे, उसके पहले तो खुद पुलिस वालों से डरता था तो मेरे को लगने लगा कि अरे भाई ये बहुत अच्छा, मैं वो ऑटो वालों को डराने लगा, मैं थाने ले चल रहा हूँ। तो ये सत्ता की जो प्रवृत्ति होती है वो मति भ्रष्ट करने वाली होती है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मैकियावेली। सबसे बड़ी समीक्षाएं, महान सामाजिक आदर्श और क्रांतिकारी उत्साह मिलकर भी सत्ता की भ्रष्ट करने की शक्ति को खत्म नहीं कर सकते। सत्ता का मद किसी को भी प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ता। अब तुलसीदास जी ने भी कही ये बात कि सत्ता पाए काहे मद नहीं, मतलब वो होता ही है। एक रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की बहुत बड़े उपन्यास थे, उन्होंने कहा कि जिसने भी सत्ता का अनुभव किया है, उस सत्ता का जो दूसरे मनुष्यों को प्रताड़ित और अपमानित करने की क्षमता रखती है, वो जाने अनजाने अपनी संवेदना के ऊपर से अधिकार खो देगा। तो ये सत्ता की प्रवृत्ति है। तो व्यंग क्या करता है? कहते हैं व्यंग सत्ता का विरोध होता है। तो सत्ता का विरोध क्यों होता है? क्योंकि सत्ता की प्रवृत्ति मनुष्य को अहंकारी बनाने की और उसको भ्रष्ट करने की होती ही है, इसलिए व्यंग सत्ता का विरोध होता है। व्यंग कोई नक्सली आंदोलन नहीं होता है कि हम सत्ता को फाड़ देंगे, आप समझे? तो दो बातें आप समझ लीजिए। व्यंग क्या होता है? इस ढंग से व्यंजना में लिख देना कि हम अपनी बात, अपनी चोट उस तक पहुंचा भी दें और उसको बुरा भी ना लगे और हमारे संबंध बहुत खराब भी ना हो। दूसरे, सत्ता की प्रवृत्ति, और सत्ता कई तरह की होती है। घर में मम्मी भी सत्ता है, ये टीचर बैठे ये भी सत्ता है, सत्ता एक नहीं होती। आपका छोटा भाई बहन है घर में, तो आप उसके लिए सत्ता हो, आप बड़े हो, आपको उसकी बात मानना चाहिए। और पुलिस भी सत्ता है, कलेक्टर भी सत्ता है, ये सब सत्ता होते हैं। तो आप ये मत समझ लेना सत्ता का मतलब केवल सरकार होती है। तो उन सब की प्रवृत्ति जब भी उनको अधिकार आएगा तो कुछ ना कुछ वो गड़बड़ अहंकार में करेंगे, तो उस समय उनका कैसे सामना किया जाए? क्या करोगे? कोई मम्मी से कोई लड़ेगा? कोई कुश्ती को नहीं लड़ोगे, उनको कोई गाली थोड़ी दोगे, नहीं दोगे ना। अरे कलेक्टर को दो, किसी को नहीं दो। आप क्या करोगे? व्यंग का हथियार दोगे और इस ढंग से कहोगे कि
जाएं और मामला भी ना बिगड़े और अपने संबंध खराब ना हो। इसलिए व्यंग्य समाज में जरूरी है। अब हरिशंकर मैडम ने मुझे विषय दिया था हरिशंकर परसाई आम आदमी का व्यंग्य का। तो भैया बात यह है कि सत्ता जब आती है तो उसके जो दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव तो किस पे होते हैं? वो आम आदमी से। तो व्यंग्यकार अनिवार्य रूप से आम आदमी का बात करता है, करना ही पड़ेगी। सत्ता की थोड़ी बात करेगा, क्योंकि पीड़ित कौन है? पीड़ित आम आदमी। दो पक्ष हो गए। इसलिए हरिशंकर परसाई आम आदमी के व्यंग्यकार नहीं, हर व्यंग्यकार ही मूल रूप से आम आदमी का ही व्यंग्यकार होता है, क्योंकि वो हमेशा शोषक और शोषित दो में से जो शोषित है उसको चुनता है, उसके फेवर में खड़ा होता है और वो अपनी बात कहता है, क्योंकि वो शोषित उसको नहीं कह पाता। तो इसलिए नॉट ओनली हरिशंकर परसाई, सभी लोग जितने व्यंग्यकार हैं वो आम आदमी के व्यंग्यकार होते हैं। इससे बड़ा डिटेल में बोला जा सकता है, पर मैं बहुत ज़्यादा शास्त्रीय उसमें जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि छोटी सी बात बोली जाए पर आपके समझ में आ जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप 2-3 बात ये क्लियर अपने मन में रख लें कि व्यंग्य क्या होता है, व्यंग्य की जरूरत क्या है, व्यंग्य सत्ता के विरोध में क्यों होता है। जब कभी आप भी अपनी नौकरियां करोगे, कहीं अफसर बनोगे, तो ध्यान रखना तुम में से कोई IAS बन जाए, कोई कुछ भी किसी भी पद पे चला जाए, तो देखना दबे अहंकार आएगा। जो दूसरों पे अपनी सत्ता, अपने विचार थोपने की कोशिश करेगा, उनका आदर, जो कि आपके पास अधिकार है, नहीं बोल सकते। उस समय याद रखना कि ये सत्ता का मद है और इसी के लिए व्यंग्य बनाया था। तो आप चौकन्ने हो जाना कि नहीं, मैं शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा मैं दूसरे के भी विचार सुनूं, हो सकता है वो भी सही हो। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो मैंने बता दिए। अब बस लास्ट में मैं छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि कुछ वाक्य जिनमें व्यंग्य हम कहते हैं ना कि व्यंग्य क्या होता है, तो इन लोगों के, बड़े लोगों के जो आपने भी अभी बताए, तो मैं भी 2-4 बता देता हूँ और इसके बाद में बैठ जाते हैं। परसाई जी के 2-4 वाक्य आपने बता दिया, मैं और बताता हूँ। जैसे जातिवाद की बात है तो परसाई जी कहते हैं, जैसे मनुष्य को कोई रोग प्रिय हो जाता है, वैसे ही कई जातियों को भी कुछ रोग प्रिय हो जाता है। दांत खुजाने में आदमी को मजा आता है। हमारा समाज सदियों से वर्ण व्यवस्था और जातिवाद की दांत पाले हुए है। रोग है मगर उसे खुजला खुजला कर मजा भी लेता है। ये है, ठीक है। कोई जाति समाप्त नहीं करना चाहता, बात उसकी रोज करना। तो जैसे दाल हो गई है उसको खुजा, फिर झूठ बोलने के लिए सब बैठे हुए, झूठ बोलने के लिए सबसे अच्छी जगह अदालत है। झूठ बोलने के लिए सबसे अच्छी जगह अदालत है, तो ये कहते हैं। फिर कहते हैं मैं मर जाऊं तो मेरी नाक पे 100 का नोट रख देना, हो सकता है उठ के खड़ा हो। ये कहते हो जो पानी छान कर पीते हैं वो आदमी का खून बिना छाने नहीं जाते। और हिंदी दिवस है तो मैं आखिरी में बोलता हूँ, परसाई जी कहते हैं हिंदी दिवस क्या होता है? वो कहते हैं हिंदी दिवस हिंदी बोलने वालों से हिंदी में ये कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये हिंदी दिवस है और जो उस व्यंग्य की ताकत है। आप हिंदी दिवस पे कितनी सारी बात कर लो, इस एक वाक्य में सारा व्यंग्य समाहित है और आपको सोचना पड़ जाएगा कि क्या बात तो सही है। हिंदी दिवस हिंदी बोलने वालों से हिंदी में ये कहते हैं कि हिंदी बोलना चाहिए। ये और ये व्यंग्य की ताकत है। इसमें मैं आपको आधा घंटे कहूँ ना कि हिंदी दिवस के ये फालतू होते हैं, एक दिन के लिए होते हैं, कल से फिर अंग्रेजी बोलेंगे, घर में माँ बाप नहीं सिखाते और बच्चे अंग्रेजी का। इतने से में बात हो गई कि हिंदी दिवस कितना मतलब किस तरह से बयान होता है। तो एक वो मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के एक बड़े प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। कभी मौका मिले और किसी को साहित्य में रुचि हो तो मुश्ताक अहमद यूसुफी पाकिस्तान के हैं,
उनके 3-4 उपन्यास है, खोया पानी और धन यात्रा, इनको पढ़िएगा। वो कहते हैं, पुलिस की बैठी है इसलिए बता, वो कहते हैं केवल 99% पुलिस वालों की वजह से बेचारे 1% बदनाम है। केवल 99% पुलिस, ये व्यंग्य की ताकत है। यदि वो ये कहते, अगर वो ये कहते कि 99% पुलिस भ्रष्ट है, 1% ही ठीक है, तो ये क्या होता, सीधे सीधे बात कहते चोट, ये एक तरह से विरोध हो गया, ये उनमें गुस्सा जगा। और जब वो कह रहे हैं केवल 99% के कारण बेचारे, ये व्यंग्य हो गया। तो ये व्यंग्य की ताकत है, ये व्यंग्य का उद्देश्य है, ये व्यंग्य का लक्ष्य है। और हरिशंकर परसाई इस फन में बहुत माहिर थे और उन्होंने अद्भुत लिखा, बहुत पढ़ा, उन्होंने हर विषय पे लिखा, उन्होंने विवेकानंद पे लिखा। विवेकानंद की बुराई नहीं की, याद रखना, उनके विवेकानंद पे जितने लेख हैं उन्होंने विवेकानंद की तारीफ की उन्होंने, है ना। उन्होंने ओशो पे लिखा, उन्हें पता नहीं हर चीज पे लिखा, उनकी पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पकड़ थी, बहुत पढ़ते थे, उनके दैनिक कालम भी आते थे। तो आज इसलिए हम उस महान व्यंग्यकार के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए। और यदि मेरे उद्बोधन से आपके अंदर थोड़ा भी व्यंग्य पढ़ने का और व्यंग्य समझने का और व्यंग्य को सहन करने का भावना यदि आ गई, तो आज हमारा ये व्याख्यान सफल है। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।